आरती की शादी नवीन के साथ हुई थी। आरती बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि नवीन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। शादी की रात नवीन आरती से बोलता है, आरती मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जानती नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ जी कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिला है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शादी से पहले भी आप मुझसे रोज पूछते थे कि मैंने खाना खाया या नहीं, या मेरी तबीयत कैसी है। अब तो तुम इस घर की सदस्य हो, इसीलिए तुम्हारा ख्याल हम सबको रखना होगा। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे और वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके वालों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पता नहीं जी मेरी मम्मी ने खाना खाया होगा या नहीं। मैं सोच रही हूँ एक बार कॉल करके पूछ लूं। अरे आरती, अभी हम दोनों के मिलन की रात है। ऐसे इस समय में तुम मम्मी को कॉल करोगी तो कितना अजीब लगेगा। अभी तुम अपने मायके को भूल जाओ, बाद में बात कर लेना। आरती नवीन की बात मानकर अपने घर वालों को कॉल नहीं करती और उसके बाद दोनों थोड़ी देर बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह आरती रसोई में खाना बना रही होती है। सब्जी बनाते हुए वो तेल डालने के बाद जीरा डालती है और फिर प्याज डालने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और कहती है, अरे ये क्या कर रही है बहू, रुक जा। कुछ नहीं करी माँ जी, बस सब्जी तो बना रही हूँ। बहू, हमारे यहाँ जीरे के बाद लहसुन अदरक डाला जाता है और उसके बाद प्याज डाला जाता है। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे मायके में जीरे के बाद पहले प्याज डालते हैं फिर लहसुन अदरक डालते हैं। अब तेरी शादी हो गई है, अब तो अपने मायके को भूल जा और जो यहाँ होता है उस बात पर ध्यान रख। अब तो यही घर तेरा घर है, मायके से तो तू पराई हो गई है ना। आरती कुछ नहीं कहती और खामोशी से जैसे उसकी सास बताती है वैसे ही खाना बनाकर तैयार कर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आरती अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे इस घर में आए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं पगफेरे के लिए अपने मायके नहीं गई हूँ। तो क्या मैं आज नवीन जी के साथ अपने मायके चली जाऊँ? आज उनकी छुट्टी है। कैसी बातें कर रही है बहू, शादी के बाद अब अपना मायका भूल जा। क्या करेगी वहाँ जाकर? बस जाएगी 2-3 घंटे में और वापस आ जाएगी। अब तो यही तेरा घर है और इसे ही तुझे संभालना है। माँ जी रस्म होती है, जाना तो पड़ता है ना। प्लीज जाने दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब कौशल्या को बहुत बुरा लगता है। वो आरती को मायके नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे भेज देती है। लेकिन जैसे ही आरती को मायके आए हुए 2 घंटे हुए थे कि कौशल्या उसे फोन करके बोलती है, आरती इसीलिए मैंने कहा था कि अभी अपने मायके मत जा, शादी के बाद मायके को भूल जा। यहाँ कुछ पड़ोसने तेरी मुंह दिखाई करने के लिए आई हैं। अब क्या घूंघट करके उनके आगे मैं बैठ जाऊँ? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बस आ ही रही हूँ, मैं आधे घंटे के अंदर घर पहुँच जाऊंगी। अब आरती वापस नवीन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही अब आरती और नवीन की शादी को 1 महीना हो गया था। वो कभी कभी अपनी माँ से फोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन जब वो कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो उसकी माँ कहती है, कैसी है आरती बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो तेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं ना? मुझे तेरी बहुत चिंता सताती है। तू शादी के इतने महीनों के बाद भी हमसे मिलने नहीं आई, तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? माँ एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी तो सबका जवाब कैसे दे पाऊंगी? मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की, लेकिन क्या करूँ, ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी तो हैं। ये लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आजा। जब से तू गई है ये घर सूना हो गया है, तू आएगी तो हमारा भी मन लग जाएगा। आरती इस बात को अच्छे से जानती थी कि उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और बात को घुमा देती है और कॉल कट कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन आरती की माँ का रोते हुए कॉल आता है और वो कहती है, आरती बेटा जल्दी से आजा, तेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है। आरती ये बात सुनती है और तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस समय कौशल्या घर पर नहीं थी और पड़ोस में थी। वो कौशल्या को कॉल करती है, लेकिन कौशल्या फोन नहीं उठाती और अपनी पड़ोसन से कहती है, मेरी बहू ने 3 कॉल कर दिए हैं, जरूर मायके जाने के बारे में पूछ रही होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने इसे कितनी बार बोला है कि शादी के बाद मायका भूल जा, लेकिन ये मेरी बात सुनकर राजी ही नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कौशल्या, अगर अभी से अपनी बहू को ज्यादा ढील दे देगी तो फिर वो तेरे हाथ से निकल जाएगी और आए दिन मायके ही पड़ी रहेगी। अरे ऐसे कैसे, जब से शादी हुई है तब से मैंने बहू को सिर्फ एक ही बार मायके जाने दिया है और आगे भी यही करूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी उसको। दूसरी तरफ आरती बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी सास कॉल नहीं उठा रही थी। अब वो बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। जब कौशल्या घर आती है तो देखती है कि आरती घर पर नहीं थी। वो नवीन से पूछती है, नवीन आरती कहाँ है, तुझे कुछ बता कर गई है क्या? नहीं माँ, आरती मुझे तो कुछ भी नहीं बता कर गई। मैं अभी 10-15 मिनट पहले ऑफिस से आया हूँ। आने दो इस लड़की को, अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और अभी से इसके इतने पढ़ निकल आए कि हमसे बिना इजाजत के इधर उधर घूमने लगी। कुछ ही देर बाद जब आरती घर आती है तो उसके घर आते ही कौशल्या उसे सुनाने लगती है और कहती है, कहाँ गई थी आरती? माँ जी दरअसल बात यह है कि मैं अपने मायके। इतना सुनते ही उसका पारा सर पर चढ़ जाता है और वो कहती है, बहू एक काम कर,
अपना सामान बांध ले और निकल जाए इस घर से। अगर तेरे मायके का मोह खत्म नहीं हो रहा तो तुझे कितनी बार बोला कि शादी के बाद मायका भूल जा, लेकिन ये बात सुनना तो दूर, तू ये भी ध्यान रखना भूल गई कि कम से कम जाने से पहले हमसे पूछ तो लेती। अब कौशल्या की इस बात को आरती बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि एक तरफ वो इतना सब कुछ झेल रही थी और दूसरी तरफ कौशल्या को सिर्फ अपनी जिद की पड़ी थी। अब आरती पहली बार अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, एक बात बताइए, क्या 7 फेरे लेने से मायके से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? क्या वो लोग पराये हो जाते हैं? एक लड़के का फेरा लेने के बाद अपने घर वालों से रिश्ता खत्म नहीं होता तो एक लड़की का रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है? आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं मायके क्यों गई, जबकि सच बात यह है कि मैंने नवीन जी को भी कॉल किया था, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल था और आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था और मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। क्या समधी जी को दिल का दौरा पड़ा था? हाँ माँ जी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछने और मेरी सुनने की जगह सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों को तो ये लगता है कि शादी के बाद मायके भूल जा, क्योंकि एक लड़की का मायके के प्रति कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अगर यही आपका बेटा आपके साथ करता तो आपको कैसा लगता? दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मुझसे यही कहा था कि शादी के बाद तुझे सख्ती से रखूं और ज्यादा मायके न जाने दूं। मैंने कभी तेरे दिल की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि सच बात तो ये है कि मैं खुद अपने मायके वालों को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मुझे भी माफ कर दो आरती, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था मैंने, लेकिन मैंने तुम्हारा ध्यान तो रखा पर तुम्हारी भावनाओं का नहीं। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब नवीन और कौशल्या दोनों ही आरती के माता पिता से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं और अब आरती को कुछ दिन के लिए मायके ठहरने के लिए छोड़ देते हैं। कौशल्या और नवीन को समझ में आता है कि एक बेटी की उसके मायके के प्रति क्या भावना होती है और फिर वो कभी भी नहीं कहते कि शादी के बाद मायका भूल जा। माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है पर आपके साथ ही खाना खाएंगे हम। अच्छा, बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। है ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी हरिया की इन्हीं 2 बेटियों की है जिनके नाम थे काव्या और कीर्ति। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गाँव में रहती थी, जहाँ उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सब के लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बाबा आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा, बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ यह तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए, ये आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ, सही कहा आपने बाबा। ओहो, अब कहानी पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो, सारा खाना ठंडा होने को आया है। बाबा, माँ तो बहुत गुस्से में लग रही है। कोई बात नहीं, मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जल्दी से खा लो, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। हाँ।
काव्या और हरिया फुसफुसाते हुए हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरिया को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से हरिया और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। हरिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है कीर्ति, बेटा जरा ध्यान से। कीर्ति गांव के साहूकार के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। ओहो, हरिया अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी? बताओ। हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भान सिंह जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई? उसके बदले तो कोई ढीला भी ना दे। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है? कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था। लेकिन उसे ना चाहते हुए भी भान सिंह को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने साहूकार से 2 लाख रुपए ले लिए। माँ तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी कीर्ति तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गाँव जा, वहाँ छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ उनसे क्या होगा, हमें पूरे 2 लाख रुपए और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है, हमारी मदद करो भगवान। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिबिया नजर आई। दीदी ये क्या है और इसे इतना छुपाकर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोलकर देखती हूँ। जैसे कीर्ति ने वो डिबिया खोली, उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे हरिया, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था, ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। दीदी क्या दादाजी ने पैसे या गहने छुपा कर रखे होंगे कहीं? हाँ काव्या, लगता तो ऐसा ही है। तू सोचना, जरूर दादाजी के पास कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो खुद का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? कैसे पता चलता? कितना छुपा कर तो रखी थी डिबिया दादाजी ने, वो तो पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई इस पर। लेकिन दीदी ये चिट्ठी के आखिर में किस तरह की पहेली है? अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहाँ से लाएं? बुद्धू वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़ी ही लगेगी, कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे, किस जगह? सोच कीर्ति सोच। दीदी चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और ताला जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक, लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं, क्या करे दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में 2 उत्तर दिए हैं। उनके दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला, और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ काव्या, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया और साहूकार का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी, और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले।